कोरोना का संक्रमण फेफड़े पर वार करता है, लेकिन कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन से पैदा हुआ बेरोजगारी का संकट आम इंसान के पेट और परिवार पर वार करता है। इसीलिए जरूरी होती है दस्तक देश के उन नागरिकों की आवाज के लिए जिनकी रोजी रोटी पर आफत आ चुकी है। नमस्कार, मैं श्वेता सिंह आपका स्वागत करती हूं। रात के 10 बज रहे हैं। आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं, जहां आज दस्तक दीजिए महामारी की तरह संक्रमण के रूप में फैलती बेरोजगारी पर। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट कहती है कि कोरोना की दूसरी लहर से देश में 1 करोड़ लोगों का रोजगार चला गया। 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई। लॉकडाउन अब धीरे धीरे हटने लगा है, लेकिन चिंता जताई जा रही है कि दोबारा रोजगार के उतने ही मौके सबको मिलना मुश्किल हो सकता है। अब ये नौकरी सब कुछ छूट गई थी, अब क्या करें, मजबूरी थी, तो हमने मास्क की दुकान लगाया। इनके परिवार कैसे चलेंगे, ये सब चीजें उनको बैटली इफेक्ट किए। सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज का हुआ है वो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। घर पर जाएंगे तो घर पर खाने का सोचने पड़ेगा, क्या चीज खाएंगे, कैसे लाएंगे। ये ना हो कि हम लोग उससे झीरते ये इस लेवल पे आ जाएं कि आवर पीपल डाई ऑफ हंगर। चूल्हा गरीब का हो या फिर देश के लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास, पेट की आग बुझाने वाली रोजी रोटी पर आए संकट से नागरिकों को बचाने वाली दस्तक अब देनी जरूरी इसलिए हुई क्योंकि देश में जब कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों का कुल आंकड़ा 2 करोड़ 81 लाख पहुंचा है, तो बेरोजगारी वाले संक्रमण की महामारी से 1 करोड़ लोगों की नौकरी जाने का संकट कोरोना की दूसरी लहर में सामने आ रहा है। 3 तरह के लोग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, लोअर मिडिल क्लास और गरीब। इन तीनों वर्ग की कहानी के साथ भारत को बेरोजगारी की दूसरी लहर से बचाना जरूरी होता है। जिस वक्त देश में कहा जा रहा है कि कोरोना की दूसरी लहर चरम सीमा पर पहुंचकर उतर रही है, तब भोपाल की सड़क पर एक साइकिल पर रंग बिरंगे मास्क टांग कर बेचने के लिए खड़ा 12वीं का छात्र सनी इस बात की हकीकत है कि रोजगार और नौकरियां छिनने से बेरोजगारी की दूसरी लहर पीक पर आ चुकी है। तो अब आपके मन में सवाल होगा कि आखिर 12वीं के बच्चे की जिंदगी का पहिया बेरोजगारी से कैसे जुड़ गया। जवाब है सनी के पिता भूपेंद्र। एक निम्न मध्यम वर्ग के भूपेंद्र जो अब बेटे के साथ साइकिल पर मास्क टांग कर बेचने लगे हैं। वो खुद एक रेस्टोरेंट में काम करते रहे, लॉकडाउन में नौकरी गई। कोरोना के संक्रमण से बचाने वाला मास्क पेट पर आई बेरोजगारी के वायरस से बचाने का शुरुआती जरिया बना। पिछले साल भी अपन परेशान रहे, तो इधर उधर से कर्ज लेके अपन ने घर का खर्चा चलाता रहा। अब इसके बाद इस साल तो कोई देने का, पिछले साल का अपन दे ही नहीं पाए, तो इस साल कोई देने को तैयार ही नहीं। तो अब ये नौकरी सब कुछ छूट गई थी, तो क्या करें, मजबूरी थी, तो अपन ने मास्क की दुकान लगाया। मदद तो नहीं मिल सकती, पर बोल सकते कि घर का खर्चा चल जाता है, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते सर जी। तो आपको लगता है कि इस लॉकडाउन का एक असर पड़ा है आपके परिवार पर? सर असर तो बहुत पड़ा है, फिर क्या कर सकते हैं जी सर, बहुत असर पड़ा है। घर की स्थिति बहुत बदल जाती है। स्थितियां इतनी बदली हैं कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के मुताबिक 30 मई को खत्म हुए हफ्ते में देश के शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 17.88% तक पहुंच गई, जबकि देश में बेरोजगार लोगों की दर 12% के करीब आ चुकी है। इसी बेरोजगारी की लहर ने मोटरसाइकिल से चलने वाले परिवार को साइकिल पर लाकर मास्क सड़कों पर बेचने के लिए मजबूर किया। कमा लेते आप एक दिन? सर कम से कम जिस दिन कभी कभी 300, कभी 400, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो पाता। कोरोना कर्फ्यू एक तरीके से संक्रमण को खत्म करने में तो कारगर रहा है, लेकिन लोगों की निजी जिंदगी पर भी इस कोरोना कर्फ्यू का जबरदस्त असर पड़ा है, और सनी उन्हीं में से एक है। भोपाल से अब देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देती रिपोर्ट देखिए। संवाददाता आशुतोष मिश्रा राजधानी के उस इलाके में घूम रहे हैं जहां से देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारों की भीड़ निकलने की आशंका है। ये इंडस्ट्री, होटल और गेस्ट हाउस वाली है। यहाँ सन्नाटा इसलिए क्योंकि लॉकडाउन रहा तो काम नहीं तो रोजगार नहीं।
रोजगार नहीं तो कर्मचारी बाहर। सबसे बड़ा जो नुकसान इस चीज का हुआ है वो हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट। लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रेंडर्ड अनएम्प्लॉयड एज अ रिजल्ट ऑफ दिस कोविड। देखिए, एक मार होती है आदमी को, जान का खतरा कोविड से हुआ, इतने लोगों की जानें गई, इतना कुछ हुआ, वो हम सब ने सहा है। बट इसके साथ साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज बन के आ गया है, विच वी ऑल फेस टुडे, इज द वेरी सर्वाइवल ऑफ पीपल, देयर लाइवलीहुड, देयर ब्रेड एंड बटर। ये ना हो कि हम लोग उससे झीरते झीरते ये इस लेवल पे आ जाएं कि आवर पीपल डाई ऑफ हंगर। संभव है कि आप कहें कि अब तो लॉकडाउन खुलने लगा है, लेकिन एक्सपर्ट की चिंता इस बात को लेकर है कि जिन लोगों की नौकरी छूट गई उन्हें दोबारा मुश्किल से रोजगार मिलेगा। असंगठित क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में वक्त लग सकता है। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अंदेशा है और लगभग 50 लाख नौकरियां छिनने का अनुमान बताया जा रहा है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में हर महीने के हिसाब से लगभग 1500 करोड़ रुपए का कारोबार होता है और लगभग 1.5 से 2 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है। और कोरोना काल के दौरान जो व्यापार है, लगभग मुश्किल से 5 से 7% व्यापार लॉकडाउन के दौरान इस सेक्टर में हुआ है। तो बहुत बड़ा नुकसान इस सेक्टर को उठाना पड़ रहा है। चिंता सिर्फ इस बात की नहीं कि 1 करोड़ लोगों की नौकरी और रोजगार पर संकट की रिपोर्ट आई। चिंता की बात यह भी है कि CMIE के सर्वे में केवल 3% परिवारों ने अपनी आय बढ़ने की बात कही, जबकि 55% ने कहा कि उनकी आमदनी गिरी है। 42% ने कहा था कि उनकी आय में कोई बदलाव नहीं आया। इसे अगर महंगाई के लिहाज से आंका जाए तो दावा है कि 97% परिवारों की कमाई घट गई है। जो समर्थ हैं, उनकी आमदनी घटती है तो चपेट में गरीब भी आते हैं। जैसे ये तस्वीरें हैं, ये ग्रामीण अपने घर से 500 किलोमीटर दूर काम करने गए। अब काम नहीं तो उत्तर प्रदेश से बिहार के गया वापस ट्रकों में भरकर लौटने लगे, लेकिन इन्हें नहीं पता वापस रोजगार बिहार में भी मिलेगा कि नहीं। घर पर जाएंगे तो घर पर खाने का सोचने पड़ेगा, क्या चीज खाएंगे, कैसे लाएंगे। लड़का छोटा छोटा बच्चा लेकर कहाँ से आ रहे हैं हम लोग, देखो भूखे प्यासे में पड़े हैं। जब एक तरफ आम आदमी की आमदनी में महंगाई और रोजगार पर आए संकट की वजह से गिरावट होगी, तो लॉकडाउन खुलने के बावजूद तुरंत बेरोजगारी वाली लहर से आई आपदा में राहत पहुंचना मुश्किल होगा, क्योंकि आम आदमी खरीदारी कम करेगा तो बाजार खुलने के बावजूद रोजगार नहीं पैदा होगा। इसीलिए आज के मुद्दे पर दस्तक यह है, सरकारों को जनता की खरीदारी की क्षमता प्रभावित होने से रोकना होगा। जनता की खरीदारी की क्षमता घटेगी नहीं तो वापस बाजार में डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो उत्पादन बढ़ेगा, जिससे वापस रोजगार के मौके तेजी से पैदा हो सकते हैं। मनरेगा के काम में तालाब खुदवाने की जगह अस्पताल और स्कूल के निर्माण पर फोकस किया जाए। अस्पताल और स्कूल के निर्माण का काम तेज होगा तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उछाल आएगा। सरकारी विभागों में खरीदारी छोटे और मझले उद्योगों से ज्यादा की जाए ताकि उन्हें मजबूती मिले। सरकारों को ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि कोरोना से बच भी गए तो बेरोजगारी का वायरस आम आदमी को जीने नहीं देगा। भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। कोरोना की पहली लहर में भी दावा हुआ था कि 1 करोड़ 9 लाख लोगों के रोजगार पर संकट आया। सबसे ज्यादा ट्रैवल और टूरिज्म सेक्टर कोरोना के संकट काल में लॉकडाउन के कारण तब प्रभावित हुआ। हालांकि इस मुश्किल वक्त में कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां नए रोजगार के मौके पैदा हुए। एक जागरूक दर्शक आप रहे, इसीलिए आपको हम इसकी जानकारी भी देते हैं। जब स्कूल कॉलेज लगातार बंद रहे तब दावा है कि 1,30,000 नौकरियां ऑनलाइन कंपनियों की तरफ से शिक्षा के क्षेत्र में पैदा की गई। ई कॉमर्स और ऑफलाइन रिटेल के क्षेत्र में दावा है कि 75,000 अस्थायी रोजगार के मौके पैदा हुए, जबकि उद्योग जगत का यह भी मानना है कि हेल्थ केयर सेक्टर में 2,70,000 नौकरियों के नए अवसर मिले। लेकिन नौकरी के ये मौके उस बेरोजगारी के पहाड़ के सामने बहुत छोटे नजर आ रहे हैं जहां 1 करोड़ लोगों का रोजगार चले जाने की रिपोर्ट दी जा रही है। रोजगार तभी सुरक्षित होगा जब कोरोना से बचेंगे, और कोरोना से बचने का सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन। देश में वैक्सीन को लेकर 2 तरह के विवाद हैं। एक विवाद वैक्सीन की जरूरत के अनुसार सप्लाई न होने का, और दूसरा बड़ा विवाद राज्यों में वैक्सीन की बर्बादी के आरोपों का। राजस्थान के कुछ जिलों में वैक्सीन को अधूरा इस्तेमाल करके फेंक देने के आरोप पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखकर जांच के लिए कहा।
जिसे गहलोत सरकार खारिज करती है। ऐसे में हमने भी वैक्सीन सेंटर पर औचक जांच की, पता किया कि वैक्सीन वेस्टेज के दावों का सच क्या है। जब देश में वैक्सीन की एक एक बूंद के लिए राजनीति हो रही हो, जब देश में कोरोना से बचाने वाले टीके की कमी का आरोप लगते हैं, तो क्या सच है कि कोरोना रक्षक दवा यानी वैक्सीन के सही से इस्तेमाल में ऐसी ढिलाई होती है कि वैक्सीन बर्बाद की जाती है? राजस्थान चर्चा में आया है। बीजेपी कांग्रेस शासित इस राज्य में वैक्सीन बर्बादी के आरोप लगाती है, तो जयपुर, बूंदी, बाड़मेर से लेकर धौलपुर तक संवाददाता शरद कुमार संवाददाताओं की टीम के साथ पड़ताल करने निकलते हैं। शरद कुमार सबसे पहले जयपुर में भाकरकोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचते हैं। जयपुर के बाहरी इलाके में आकर हम देख रहे हैं कि जो वैक्सीनेशन हो रहा है उसमें वैक्सीन की कितनी बर्बादी हो रही है। ऐसे ही एक सेंटर पर भाकरकोटा में हम आए हुए हैं, जहां पर जाकर अंदर देखते हैं कि क्या यहां पर जो वैक्सीन लगाई जा रही है उसमें वैक्सीन की बर्बादी भी हो रही है। भीतर वैक्सीनेशन सेंटर में संवाददाता शरद कुमार के हाथ में जो वाइल्स हैं, जिनसे वैक्सीन निकालकर उनका इस्तेमाल किया जा चुका है, लेकिन अब भी इन वाइल्स में कुछ बूंद टीके की नजर आती है। तो क्या यही वैक्सीन की वो बर्बादी है जिस पर विवाद है, या फिर इन बूंदों को निकाला ही नहीं जा सकता? सिरिंज ब्लॉक हो जाती है और उस वाइल में एयर आ जाती है। इस तरह की जो वायल में बच जाती हैं, इनका कहना है कि बहुत मुश्किल होता है इसको लेना, और कई बार सिरिंज में एयर आ जाता है जिससे जिसको लगाने वाला है उससे भी परेशानी हो जाती है। तो वेस्टेज की एक ये वजह भी है, जो इनका कहना है कि इन परिस्थितियों की वजह से भी हमें इसमें वैक्सीन छोड़ना पड़ जाता है। एक वाइल या शीशी में 10 लोगों को टीका लगाने लायक वैक्सीन होती है, लेकिन जयपुर में ही इस पड़ताल को आगे बढ़ाएं उससे पहले आपको बूंदी ले चलते हैं। यहाँ के टीकाकरण कक्ष में पॉलीथीन में इस्तेमाल की गई वैक्सीन की वाइल्स दिखती है। इनमें से जांच के लिए एक शीशी हमने निकाली, तो इसमें जो बची हुई बूंदें टीके की नजर आती हैं। क्या इन्हें संभाला नहीं जा सकता? खराब होने जैसी तो कोई बात नहीं है। हमारे को जितनी वाइल है वहाँ से आवंटित होती है, उस हिसाब से हम हमारे जो टीके लग रहे हैं उसमें एक वाइल में 10 टीके लगते हैं। उस हिसाब से तो कोई हमारे पास कोई वेस्टेज फैक्टर है नहीं, लेकिन फिर भी अगर छोटा मोटा हो जाए 0.1 ml 0.2 ml के बाद अगर रह जाती है वाइल के अंदर, तो वो सिरिंज से एब्जॉर्ब नहीं होती है। तो वेस्टेज क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जहां देश में वैक्सीन वेस्टेज कुल 6.3% का बताया जा चुका है, असम में करीब 7.70% वैक्सीन की बर्बादी का दावा है। बिहार में 4.96%, दिल्ली में 3.96% की बर्बादी, हरियाणा में 5.72%, पंजाब में 4.98% और तमिलनाडु में 8.83% वैक्सीन बर्बादी की रिपोर्ट की गई। लेकिन जिस राजस्थान में 2% से थोड़ा ज्यादा वैक्सीन बेकार चले जाने का दावा है, वहां बाड़मेर के एक वैक्सीनेशन सेंटर पर जब संवाददाता पहुंचते हैं, तो यहाँ भी वाइल्स में थोड़ा थोड़ा करके वैक्सीन बची दिखती है और इंचार्ज दावा करते हैं। उसका सर हमारे पास गाइडलाइन है, क्योंकि एक डोज तो पूरी बचती नहीं है, 0.1 बच गई या 0.1 से भी कम बच गई, वो उसको फिर वो क्या है, मतलब हमारे पास उसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब दरअसल बीजेपी का आरोप है कि राजस्थान में कूड़े में वो वैक्सीन फेंकी जा रही है जिसमें टीका बचा रहता है। इन्हीं आरोपों से दिल्ली से जयपुर तक राजनीति को दवा मिल गई। राजस्थान सरकार की जो ये अव्यवस्था है पूरी कोविड के दौरान, उनकी जो मिसमैनेजमेंट है कोविड का, उसके लिए मुख्यमंत्री साहब स्वास्थ्य मंत्री को जिम्मेदार ठहराएं। किसी के ऊपर ये जिम्मेदारी होनी चाहिए। 18 से 44 आयु वर्ग के बीच के जो लोग हैं उनमें हमारा वेस्टेज 0 है, और 45 साल से अधिक के लोगों का वेस्टेज हमारा 2% है। भारत सरकार ने भी 10% वेस्टेज को अनुमति किया है और राष्ट्रीय औसत 6% का है वेस्टेज का। तो इस हिसाब से कोविड वैक्सीनेशन में राजस्थान देश भर में नंबर 1 स्थान पे है। वैक्सीन बचती तो दिख रही है, शीशियों में बचकर वापस कूड़े में जाती भी नजर आती है। जैसे जयपुर के ही बाहरी इलाके के एक और वैक्सीनेशन सेंटर पर शरद कुमार पहुंचे तो पाया कि यहाँ भी इस्तेमाल वाइल्स में कुछ वैक्सीन बचती है। वैक्सीन सेंटर पर इनका कहना है कि हम कोशिश करते हैं कि कभी भी जो है वो डोज बेकार ना जाए, लेकिन इस तरह से कई बार क्या होता है कि 10 व्यक्ति को लगना है और 8 व्यक्ति ही पहुंच पाता है। ऐसे में इस तरह से जो है ये डोजेस बच जाते हैं। तो सवाल है कि क्या इसका कोई हल नहीं?
क्या केरल से वैक्सीन की बूंद बूंद का इस्तेमाल हर राज्य नहीं सीख सकता? दरअसल 10 डोज की एक वायल में 1 डोज एक्स्ट्रा दी जाती है ताकि वेस्टेज के बावजूद पूरी 10 डोज एक शीशी से लग सके। केरल में नर्सों ने शीशी में मौजूद एक्स्ट्रा डोज का भी पूरा इस्तेमाल किया है। नतीजा यह कि केरल में वैक्सीन वेस्टेज का आंकड़ा निगेटिव में है। जरूरत है कि इसी तरह हर राज्य में वैक्सीन की बर्बादी को कम से कम स्तर पर लाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षा का टीका लगाया जाए। जयपुर से शरद कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वैक्सीन की बर्बादी के बाद अब बात टीके को लेकर भ्रम और भय के संक्रमण पर दस्तक की। भारत ने चेचक को भी हराया है, पोलियो से भी मुक्त हुआ है, लेकिन इन दोनों टीकों को जब लगाने की बारी आई थी तब भी भारत में वैक्सीन को लेकर अफवाहें बहुत भारी थीं। आज 21वीं सदी में भी हालात सुधरे लेकिन पूरी तरह बदले नहीं। कोरोना की वैक्सीन को लेकर ग्रामीणों के मन में भय है जिसे दूर करना जरूरी है। 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ पे लगाई, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब उनको देखकर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया। हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा गए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। वैक्सीन लगने के बाद मतलब हाथ पैर टूट से टाइप के बुखार रहता है, जे वो अब उस चक्कर में आदमी घबराने लग जाता है। कोरोना से बचाव का तरीका तो वैक्सीन के रूप में आया, लेकिन वैक्सीन को लेकर भ्रम का इलाज बाकी है। कहानी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास रत्तीबड़ गांव, तो डर किस बात का है? वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण इलाकों में अभी भी लोगों के मन में डर बना हुआ है। भय है उनके मन में कि अगर वो वैक्सीन लगवाएंगे तो कहीं उनकी तबीयत खराब ना हो जाए या फिर कोई और नुकसान ना हो। ये डर खत्म नहीं हो रहा है ग्रामीण अंचलों में। सरकार कोशिश खूब कर रही है, लोगों को समझाने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद दूर दराज के इलाके तो छोड़िए, राजधानी भोपाल से सटे रातीबड़ गांव में भी ऐसे कई लोग हैं जो वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं। तुलसी के पत्ते खाकर खुद की इम्यूनिटी बढ़ाने में जुटे लोकेश पढ़े लिखे हैं, संपन्न घर से हैं, लेकिन जब पूरे देश में टीका ही सबसे जरूरी उपाय है तो उस वैक्सीन के भरोसे को ये बीन कर अपने और अपने परिवार से अलग कर देते हैं। चल में क्या 2-4 लोगों ने अपने अगल बगल लगाई, अपने गांव तरफ भी लगाई, उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई। तब उनको देखकर थोड़ा सा भय टाइप में भरा गया कि मतलब वैक्सीन लगने के बाद, पहले सही थे, लगने के बाद दिक्कत हो गई उनको ज्यादा, तो एक भय भरा गया। और क्या उसको देख के तो वो तो 2-3 दिन की तबीयत रही होगी ना, मतलब वो तो हरारत रहती है, वो तो डॉक्टर भी कहते ही हैं। 20-25 दिन तक बीमार था। मेरे पिताजी खुद लगी थी, उनको खुद कम से कम 25 दिन बाद रिलीफ हुआ उनको जाके, तो इसलिए थोड़ा सा भ्रम भरा गया मन में, और कुछ नहीं। मेडिकल साइंस कहती है कि वैक्सीन लगवाने पर बुखार या बदन दर्द जैसे लक्षण खतरे की निशानी नहीं, लेकिन फिर भी राजधानियों के पास ही रहने वाले लोगों के जहन में बस गए भय तक जागरूकता नहीं पहुंच रही। हमारे यहाँ जिन जिन लोगों को भी लगी है उनकी अमूमन सभी की तबीयत खराब हुई है। मेरी मदर को भी लगी है, वो भी करीब 20 दिन में रिकवर हुई हैं। तो और बहुत ज्यादा बुखार वगैरह और हाथ पैरों में दर्द, इस वजह से थोड़ा सा अभी देख लें। तो रिकवर तो होगा ना, बुखार तो मतलब रहता ही है, वो तो डॉक्टर बोल चुके हैं कि रहता है। लेकिन सर इतना सर 20 दिन बुखार सर, ये ज्यादा बड़ी दिक्कत है ना सर, इस वजह से अभी नहीं लगवाई है। क्योंकि और भी हमारे यहाँ मोहल्ले में भी कुछ लोग लगवा गए, उनकी भी तबीयत खराब हुई है, तो इस डर की वजह से अभी नहीं लगवाई है। मध्य प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों को टीके लग चुके हैं, लेकिन हालत अब भी यही है कि जहां वैक्सीन नहीं पहुंची वहां वैक्सीन से पहले वो भय फैल गया जिसका न कोई सिर है न पार। वैक्सीन लगवाने से इसलिए मना कर रहा है कि वैक्सीन की जो चल रही है अब अफवाहें उड़ रही है चारों तरफ के, वैक्सीन लगने के बाद ही मतलब अच्छा खासा व्यक्ति बीमार हो जाता है, तो उस चक्कर में एक डर भरा हुआ है यार वैक्सीन, अभी बिना वैक्सीन के इससे क्या मालूम वैक्सीन और लगवा ली तो और ज्यादा तबीयत गड़बड़ होने लगे, उस चक्कर में अभी डर के मारे अभी ऐसा वैक्सीन के बारे में सोचे। अभी तक आपको ऐसा तो वो नहीं है ना कि मतलब तो अगर तबीयत खराब होती भी है तो 2-3 दिन 4 दिन 5 दिन बाद में ठीक हो जाता है। वाली यार बात होती तो फिर अपन लगवा लेते, मगर उसमें क्या है 2-3-4 दिन नहीं, उसमें तो कम से कम 15-20 दिन लग जा रहा है आदमी को। मतलब जो मान लो को ऐसा हो जाता है जैसे हाथ पैर तो बिल्कुल काम करना ही बंद कर देते। यह हालत सिर्फ मध्य प्रदेश नहीं, देश के ज्यादातर राज्यों में, खासकर गाँवों में। तो जरूरत है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तरह ही जागरूकता कार्यक्रम की दस्तक भी गाँवों में दी जाए। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। आज तक के दर्शक अपने हक की दस्तक अब खुद भी देते हैं। दर्शकों की मांग पर उनके अधिकारों से जुड़ी खबरों को भी हम प्रमुखता देते हैं। ऐसे ही दर्शकों की खबरें देखिए जिन्होंने अपने क्षेत्र में बदलाव की दस्तक लाने के लिए हमसे कहा। आज तक पर दस्तक के दर्शकों ने दी है दस्तक। मध्य प्रदेश और बिहार के दर्शकों ने उठाई
अपने हक की दस्तक। आज तक देखने वाले दर्शकों ने बिहार और मध्य प्रदेश से स्वास्थ्य सुविधाओं की बुरी हालत पर आवाज देकर प्रशासन की नींद तोड़ने की मांग की। क्यों, इस रिपोर्ट में देखिए। भागलपुर में कहलगांव के दर्शकों ने संदेश भेजा कि उनके रसूलपुर के उस स्वास्थ्य केंद्र की हालत दिखाई जाए जहां इलाज के लिए 2 दरवाजे हैं, लेकिन दोनों पर ताला। जंग लगी कुंडी बताती है कि इसे खोलने वाली व्यवस्था महीने में कभी कभार आती होगी। ये खुलता ना है, बस ये महीने में एक ही बार खुलता है बच्चे का टीका लगाने के समय में, उसके अलावा ये कभी नहीं खुलता है। इसी कारण यहाँ पे गाय माल बस इसी कारण से यहाँ पे सब कुछ पड़ा रहता है। सरकार ने बिजली भी दे दिया, इसका भी कोई उपचार नहीं हो रहा है। दर्शकों ने मध्य प्रदेश में खरगोन के अस्पताल का सच दिखाने की भी मांग करते हुए दस्तक दी, जहां पर सरकारी चिकित्सालय के आईसीयू में देखिए एक पंखा लगता है, दूसरा पंखा, ये तीसरा, ये चौथा। दावा है मरीजों का कि अपना अपना पंखा लाकर सरकारी अस्पताल के आईसीयू में लगाना पड़ा, लेकिन क्यों? तो मतलब रात की बंद है, रात को भी चले, रात में भी मतलब मरीज बाहर ही रहे। तो गर्मी हो रही थी, कैसे फिर हवा पड़ेगी? पंखे से, रुमाल से। पंखे तो ये अंकल जी घर से ले आके, उनके लड़का लेके घर से। आरोप है कि सरकारी अस्पताल के आईसीयू में एसी खराब है और बनाने वालों को प्रशासनिक अफसरों के कमरे के एसी बनाने का आदेश पहले हुआ, मरीजों की चिंता बाद में। वो सभी को करेंगे, चेंज करेंगे, वो सभी का थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उधर को करेंगे, इधर भी करेंगे, दोनों करेंगे, ऐसा बताया। यानी तब तक दिल के मरीज जहां भर्ती हैं, वहां एसी खराब रहे और जनता अपना पंखा लेकर आए, वरना गर्मी में इलाज कराए। आज तक ब्यूरो। मेहुल चौकसी यानी भारत के बैंकों के 13,500 करोड़ रुपए लूटकर भागने वाले मेहुल चौकसी के खिलाफ वो बचेगा या फिर भारत लाया जाएगा? कल शाम 6:30 बजे इसका फैसला हो जाएगा। अब से 18 घंटे बाद मेहुल चौकसी पर कैरिबियाई देश डोमिनिका की अदालत में सुनवाई शुरू होगी। यह तय होगा कि वो डोमिनिका में सजा काटेगा, एंटीगा वापस भेज दिया जाएगा या फिर भारतीय एजेंसियों को सौंप दिया जाएगा। डोमिनिका में प्रवर्तन निदेशालय की टीम लगातार मेहुल चौकसी की घेराबंदी करने में जुटी है। इस तैयारी पर आपको बड़ी रिपोर्ट दिखाएं, उससे पहले आपको उन 3 देशों के बारे में बता दें जिनका जिक्र बार बार मेहुल चौकसी की खबर में किया जा रहा है। जिस डोमिनिका से मेहुल चौकसी को भारत लाया जाना है वो हमारे देश से 14,108 किलोमीटर दूर है। इसकी अदालत कल ये तय करेगी कि चौकसी भारत आएगा या नहीं। इसके ही पास में एंटीगा है। मेहुल चौकसी इसका नागरिक है। दावा है कि 23 मई को उसे यहीं से अगवा करके डोमिनिका लाया गया। तीसरा देश क्यूबा है, जहां दावा है कि मेहुल चौकसी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भागना चाहता था, लेकिन उसका प्लान चौपट हो गया। लेकिन डोमिनिका में प्रवर्तन निदेशालय की टीम इस भगोड़े का सबसे बड़ा दांव फेल करने में जुट गई है। भारत कैसे इस भगोड़े के खिलाफ जोरदार दस्तक की तैयारी कर रहा है, आइए आपको बताते हैं। पंजाब नेशनल बैंक के पैसे डकारने वाले मेहुल चौकसी के क्या भारत आने की उल्टी गिनती शुरू हो गई? क्या डोमिनिका में खड़े इसी विमान से मेहुल चौकसी को भारत लाया जाएगा? क्या अगस्ता वेस्टलैंड के बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की तरह मेहुल चौकसी भारत की जेल में अपने जुर्म की सजा काटेगा? एक चेहरा और 1000 सवाल। मेहुल चौकसी जब से डोमिनिका में मिला है, उसे लेकर सवालों की झड़ी लग गई है। सवाल उठ रहे हैं कि वो यहाँ कैसे पहुँचा? क्या वो हनी ट्रैप का शिकार हो गया, या भारत का ये धोखेबाज एक बार फिर भारतीय एजेंसियों की आंख में धूल झोंकने के लिए नाटक कर रहा है? लेकिन भारत सबके मन में एक सवाल है, और वो ये कि क्या मेहुल चौकसी को भारत लाया जा सकेगा? बुधवार शाम 6:30 बजे डोमिनिका की अदालत में इसे लेकर सुनवाई होनी है। मेहुल चौकसी पर आगे क्या हो सकता है, इसे लेकर जानकार 3 बातों पर सहमत दिखते हैं। डोमिनिका कोर्ट कह सकता है कि मेहुल अवैध रूप से यहाँ पर आया, इसीलिए उस पर यही केस चले और सजा दी जाए। डोमिनिका कोर्ट मेहुल को एंटीगुआ वापस भेज सकता है।
क्योंकि वो वहाँ का नागरिक है। डोमिनिका की अदालत मेहुल चोकसी को भारत को सौंप दे क्योंकि उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस है। मेहुल चोकसी की भारतीय नागरिकता भी अब भी बरकरार है। लेकिन सवाल है कि क्या रेड कॉर्नर नोटिस मेहुल चोकसी के मामले में गेम चेंजर साबित हो सकता है? इस बार मेहुल चोकसी भारतीय घेराबंदी न तोड़ पाए, इसके लिए प्रवर्तन निदेशालय की टीम मेहुल का पूरा कच्चा चिट्ठा अदालत में पेश करने की तैयारी कर रही है। आज तक को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि डोमिनिका की कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय मेहुल चोकसी के खिलाफ में एक शपथ पत्र दायर करेगी। इस शपथ पत्र में मेहुल चोकसी के तमाम अपराधों की जानकारी होगी। ईडी की ये कोशिशें अदालत को यह समझाने के लिए होंगी कि आखिरकार मेहुल चोकसी को हिंदुस्तान को वापस सौंपना क्यों जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की टीम डोमिनिका की अदालत में जो शपथ पत्र पेश करेगी उसमें मेहुल चोकसी के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस का प्रमुखता से जिक्र होगा। इसी रेड कॉर्नर नोटिस के आधार पर अदालत से मेहुल चोकसी को भारत को सौंपने की गुजारिश की जाएगी। सारा जोर इस बात को साबित करने पर होगा कि दरअसल मेहुल चोकसी एक भारत का नागरिक है और उसने भारत में एक बहुत बड़ा घोटाला किया है। उसके खिलाफ में इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस है। ऐसे में उसे हिंदुस्तान को वापस करना हर लिहाज से ठीक रहेगा। कहीं कोई कमी न रह जाए, इसके लिए ईडी के अधिकारियों ने डोमिनिका में मौजूद भारतीय अधिकारियों से ये तमाम दस्तावेज साझा किए हैं ताकि अदालत में जब ये मामला आए तो भारत अपना पक्ष मजबूती के साथ रख पाए। ये सारी कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि बुधवार को जब डोमिनिका की अदालत बैठेगी तो उसके सामने एक ऐसा आरोपी खड़ा होगा जो उनके देश में अवैध रूप से आया है। जानकारों का मानना है कि आमतौर पर ऐसे मामलों में अदालत आरोपी को उसके देश वापस भेज देती है जहां से वो आया होता है। यानी मेहुल चोकसी के साथ ही हो सकता है कि उसे वापस एंटीगुआ भेज दिया जाए। एक विकल्प ये भी हो सकता है कि डोमिनिका की अदालत कहे कि मेहुल चोकसी ने जो अपराध किया है वो उसकी सजा यहीं भुगते। ऐसे में डोमिनिका की जेल में मेहुल चोकसी आगे भी बंद रह सकता है। इसीलिए भारत का सारा जोर सुनवाई को रेड कॉर्नर नोटिस के आसपास रखने का होगा, जिसके आधार पर भारत मांग करेगा कि मेहुल चोकसी को उसे सौंपा जाए। वैसे भी मेहुल चोकसी जनवरी 2018 में भारत से भागा था। इसके बाद मई 2018 में उसे अमेरिका में देखने का दावा हुआ। फिर वो एंटीगुआ का नागरिक बन गया और 23 मई तक रहा। एंटीगुआ से मेहुल चोकसी 23 मई की शाम 5:15 पर अपने घर से निकलते हुए देखा गया। पुलिस ने उसकी गाड़ी भी पकड़ी और केस भी दर्ज किया। फिर अचानक वो 27 मई को डोमिनिका में मिला। 30 मई को डोमिनिका की जेल में जख्मी हालत में उसकी तस्वीरें सामने आई, जिसके आधार पर वो खुद को भारत का पीड़ित दिखाने की कोशिश कर रहा है। जहाँ तक मारपीट के आरोपों का प्रश्न है तो निश्चित रूप से ये सहानुभूति का एक जरिया हो सकता है, लेकिन अब इसको किस दृष्टि से देखा जाएगा ये तो जो पक्ष अदालत के सामने उपस्थित होंगे वो अपना पक्ष प्रस्तुत करेंगे। मेहुल चोकसी कोई बहाना न बना पाए, इसके लिए ईडी ने खास योजना बनाई है। आज तक को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक डोमिनिका की अदालत में बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय की टीम जो शपथ पत्र देगी उसमें मेहुल के आधार कार्ड और पैन कार्ड के आधार पर उसकी हिंदुस्तानी नागरिकता साबित की जाएगी। ये बताया जाएगा कि मेहुल ने भले ही भारत की नागरिकता छोड़ने का दावा किया हो, लेकिन वो इसकी प्रक्रिया पूरी किए बिना ही भारत की बैंकों का करोड़ रुपए डकार कर फरार हो गया। किसी भी फरार आरोपी के खिलाफ अगर इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर देता है तो उसके प्रत्यर्पण या डिपोर्टेशन के वक्त इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि वो किस देश का नागरिक है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है क्रिश्चियन मिशेल। क्रिश्चियन मिशेल वीवीआईपी चॉपर घोटाले में एक वक्त फरार आरोपी था। वो था तो ब्रिटिश नागरिक, लेकिन जब दुबई की पुलिस ने उसे पकड़ा तो कानूनी कार्रवाई के बाद में दुबई ने उसे हिंदुस्तान भेज दिया था। और हो सकता है कि इसी आधार पर मेहुल चोकसी भी जल्दी हिंदुस्तान आ जाए। तो डोमिनिका की अदालत में मेहुल को भारत सौंपेगी या नहीं, ये इस बात पर ही निर्भर करेगा कि वो मेहुल चोकसी के खिलाफ इंटरपोल के रेड कॉर्नर नोटिस को कितनी गंभीरता से लेती है। डोमिनिका का प्रश्न है, वहां पर प्रत्यर्पण से संदर्भित 1981 का एक कानून है। वो ये कहता है कि किसी भी ऐसे व्यक्ति को डोमिनिका से प्रत्यर्पित किया जा सकता है जिसने मूल देश में ऐसा कोई अपराध किया हो जो डोमिनिका के अंदर भी अपराध हो और
उस अपराध के लिए 12 महीने या उससे अधिक का दंड उसे दिया जा सकता हो। मेहुल चोक्सी के संदर्भ में उसको काफी लंबा दंड मिल सकता है भारत में जो उसने अपराध किए हैं, आर्थिक अपराध। इस कारण से उसका प्रत्यर्पण संभव है। भारत के आम आदमी की गाड़ी कमाई को लूटकर फरार होने वाला मेहुल चोक्सी साल 2018 से लगातार धोखे पर धोखा दे रहा है, लेकिन इस बार भारतीय एजेंसियां उसके सबसे करीब पहुंचने में कामयाब हो गई हैं। ऐसे में उनके पास इस बार चूकने का कोई विकल्प ही नहीं है। मुनीश पांडे के साथ गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। तो मेहुल चोक्सी का इस बार बचकर निकलना मुश्किल है, लेकिन उसे भारत को सौंपा जाएगा या नहीं, इसके लिए कुछ घंटों का इंतजार करना होगा। लेकिन देश का एक बड़ा भगोड़ा मुश्किल में है, मगर यहां सवाल यह है कि मेहुल चोक्सी डोमिनिका गया क्यों? इसे लेकर बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। क्या इसकी वजह वो लड़की है जिसे एंटीगा के प्रधानमंत्री मेहुल चोक्सी की गर्लफ्रेंड बता रहे हैं? पंजाब नेशनल बैंक से करीब 13,500 रुपए लूटकर फरार चल रहा मेहुल चोक्सी क्या एंटीगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था? क्या मेहुल चोक्सी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्यूबा भाग रहा था? क्या यॉट पर गर्लफ्रेंड के साथ अच्छा वक्त बिताने की ख्वाहिश मेहुल चोक्सी को भारी पड़ गई, या फिर मेहुल चोक्सी हनी ट्रैप में फंसकर एंटीगा से डोमिनिका पहुंच गया? मेहुल चोक्सी एंटीगा से गायब हुआ और 2 दिन बाद डोमिनिका की पुलिस ने उसे पकड़ने का दावा किया, और इस सब के केंद्र में थी एक लड़की जिसके बारे में दावा है कि वो मेहुल चोक्सी की गर्लफ्रेंड है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक मेहुल चोक्सी जब डोमिनिका पहुंचा तो वो अकेला नहीं था, उसके साथ एक लड़की थी। सूत्रों ने बताया कि लड़की एंटीगा में रहती थी और दोनों मॉर्निंग और इवनिंग वॉक में मिलते थे। मेहुल चोक्सी के वकील का दावा है कि 23 मई को इस कथित गर्लफ्रेंड ने मेहुल चोक्सी को अपने अपार्टमेंट में मिलने बुलाया, लेकिन जब मेहुल वहां पहुंचा तो ये लड़की अपार्टमेंट में अकेली नहीं थी। वहां पहले से मौजूद लोगों ने मेहुल चोक्सी के साथ मारपीट की और उसे जबरन अगवा करके डोमिनिका ले जाया गया, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मेहुल चोक्सी के वकील विजय अग्रवाल इल्जाम लगाते हैं कि इस लड़की का जानबूझकर इस्तेमाल किया गया ताकि मेहुल चोक्सी को इस तरह से पकड़कर डोमिनिका ले जाया जा सके। एक महिला थी जो उनके पड़ोस में आकर रहती थी और फिर उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, तो उनकी फैमिली में भी आना जाना था। कोई ये गर्लफ्रेंड तो वर्ड यूज कर दिया जाता है थोड़ी सी स्टोरी को स्पाइसी बनाने के लिए, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। उनके घर आना जाना था, उनकी फैमिली में आना जाना था, तो इवनिंग में वॉक पे मिल जाते थे दोनों आपस में। तो जो है इन्होंने, वो लेडी पहले शिफ्ट हुई थी और जो पूरा पता चल रहा है कि वो भी इस ऑपरेशन का हिस्सा थी। तो इनको ट्रैप करने के लिए वो लेडी को सीड किया गया था, प्लांट किया गया था। लेकिन जिस एंटीगा में चोक्सी खुलेआम इस लड़की के साथ घूमता था, उस एंटीगा के प्रधानमंत्री गैस्टिन ब्राउन ने बताया कि मेहुल चोक्सी अपनी इस गर्लफ्रेंड के साथ रोमांटिक ट्रिप पर डोमिनिका गया था। The information that we're getting now is that he may have taken his girlfriend to Dominica, probably to dinner to have a good time and so on, and got caught. Now, that would have been a monumental error. मेहुल चोक्सी के वकील ने भी बताया कि उनके मुवक्किल की पिछले 1 साल से इस लड़की से जान पहचान थी और दोनों अक्सर एंटीगा और बारबुडा के आसपास मिलते रहते थे। कुल मिलाकर ये लुटेरा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बेखौफ घूमता फिरता था। लेकिन मेहुल चोक्सी की कहानी ने किसी थ्रिलर फिल्म की तरह मोड़ लिया और मेहुल की गिरफ्तारी के बाद ये रहस्यमय लड़की गायब हो गई। इसके बाद डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती मेहुल चोक्सी की तस्वीरें सामने आई जिसमें उसने मारपीट का आरोप लगाया। तस्वीरों में चोक्सी के शरीर पर चोट के निशान देखे गए। मेहुल चोक्सी के वकील ने यहाँ तक दावा किया कि उसके मुवक्किल को इलेक्ट्रिक शॉक तक दिए गए और ये जेन्युइन इंजरीज हैं। और जब उनको उठाया गया फोर्सिबली या एंटीगा से और यॉच पे रखा गया और फिर पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तो ये उस बीच के दौरान की ये सारी की सारी इंजरीज हैं। इसी वजह से कोर्ट ऑर्डर के द्वारा उनको कोविड टेस्ट कराया गया जो कि रिपोर्ट नेगेटिव आई। तो इन्हीं इंजरीज की वजह से अभी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अगर चोक्सी को जबरन अगवा किया गया तो फिर उस पर एंटीगा से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फर्जी पेपरों के जरिए भागने का इल्जाम क्यों लगा? आज तक ने उस ट्रेवल फर्म से संपर्क साधा जिसकी नाम से माना जाता है मेहुल चोक्सी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एंटीगा से डोमिनिका गया।
लेकिन मामले ने तूल पकड़ने के बाद इस फर्म के मालिक ने इस बात से इनकार किया कि चौकसी अपनी दोस्त को भी इस बोट पर लेकर डोमिनिका गया था। Well, honestly, I do not know. Apart from the photos that are circulating, I do not know what Mehul Choksi look like. But based on the photos that are circulating, I did not see anybody of that look on this particular boat, or not the boat or anybody that we did clearances for. तो इतना तो तय है कि मेहुल चौकसी एंटीगा में एक लड़की के साथ घूमता फिरता था और दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे और उसकी ये रहस्यमय गर्लफ्रेंड इस पूरे विवाद के बाद लापता हो गई है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत की बैंकों का पैसा लूटकर भागने वाला चौकसी कैरेबियाई देशों की राजनीति में तकरार की बड़ी वजह बन गया है। एंटीगा और डोमिनिका दोनों में ही विपक्षी पार्टियों ने मेहुल चौकसी के मसले पर अपने अपने देश की सरकार को निशाने पर ले लिया है। एंटीगा के प्रधानमंत्री का आरोप है कि विपक्ष को घूस देकर मेहुल चौकसी कानून से बचने की कोशिश कर रहा है, जबकि एंटीगा के विपक्षी नेता इससे इनकार कर रहे हैं। Specific request to the government of Dominica is to have Mr. Choksi deported and be repatriated directly to India, not to send him back to Antigua and Barbuda where he's a citizen, and one in which he will enjoy certain constitutional and legal protections. A request from the Indian government. Mr. Choksi wasn't just located in Antigua. He's a citizen of Antigua and Barbuda. How can you send someone to a country where they have no citizenship and no right to reside? It has to be Antigua and Barbuda because he's not a citizen of India. एंटीगा की तरह डोमिनिका में मेहुल चौकसी की वजह से राजनीतिक तकरार हो रही है। जिस तरह से एंटीगा से गायब होकर मेहुल चौकसी डोमिनिका में पाया गया, उसके आधार पर विपक्ष अपनी सरकार पर ही मिली भगत का आरोप लगा रहा है। इस तरह भारत के बाद मेहुल चौकसी कैरिबियाई देशों में राजनीतिक उबाल की वजह बन गया है। मुनीश पांडे के साथ गीता मोहन, दिल्ली, आज तक। आपने रिपोर्ट में देखा कि मेहुल चौकसी कैसे कैरिबियाई देशों में बड़ा मुद्दा बन गया है। इसे लेकर डोमिनिका और एंटीगा में सरकार और विपक्ष में ठन गई है। लेकिन सवाल है क्यों एक भारतीय भगोड़े के खिलाफ एक देश का प्रधानमंत्री बयान दे रहा है और उससे ठीक उल्टी बात वहां का विपक्ष कर रहा है। यह समझना बहुत आसान है, क्योंकि इसके पीछे है पैसा। नवंबर 2017 में एंटीगा ने मेहुल चौकसी को अपनी नागरिकता दी। एंटीगा का कुल जीडीपी $1.7 बिलियन यानी कि 12,000 करोड़ रुपए है। डोमिनिका का जीडीपी सिर्फ $600 मिलियन यानी 4,300 करोड़ रुपए है और पीएनबी घोटाला ही कितने का है? 13,000 करोड़ रुपए का। यानी एंटीगा और डोमिनिका का जीडीपी मिलाकर भी मेहुल चौकसी के घोटाले के करीब बैठता है। यानी कहीं ना कहीं मेहुल चौकसी ने जो भारत से पैसा लूटा, उसकी वजह से उसे एंटीगा में नागरिकता मिल जाती। पक्ष विपक्ष में उसे लेकर नेता भिड़ जाते हैं। आप देखते रहिए दस्तक।